हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एग्जाम रेंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है द हिंदू का आर्टिकल क्लाइमेट रिस्क मस्ट प्रॉम्प्ट इंटरनेशनल रिफॉर्म्स। ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है क्लाइमेट रिस्क के बारे में, किस तरह से क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल बॉर्डर्स चेंज कर रहा है और आइलैंड्स कंट्री के लिए एक एग्जिस्टेंशनल इशू बना हुआ है। और हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से इंटरनेशनल लॉज को चैलेंज कर रहा है। सोचिए, अगर कल सुबह न्यूज़ आए कि एक पूरा देश दुनिया के मैप से गायब हो गया है, ना वार हुआ, ना इन्वेजन हुआ, ना पॉलिटिकल कोलैप्स हुआ, सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से वो देश समुंदर के अंदर चला गया। अब सवाल उठता है, क्या वो देश फिर भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक कंट्री रहेगा? अगर उस देश के लोग दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या उन्हें रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा? और एक बड़ा सवाल है, क्या किसी कंट्री को अपने टेरिटरी से ऑयल और कोल निकालने का अनलिमिटेड राइट होना चाहिए, जबकि वही फॉसिल फ्यूल क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट कर रहा है? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है। आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल लॉ के फाउंडिंग प्रिंसिपल को चैलेंज कर रहा है और इसी इशू को एक्सप्लेन करता है आज का आर्टिकल क्लाइमेट रिस्क मस्ट प्रॉम्प्ट इंटरनेशनल लीगल रिफॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो फोकस होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे, जैसे कि राइजिंग टेम्परेचर, सी लेवल राइज होना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक साइक्लोन्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। और इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस होते हैं कंट्री एमिशन कैसे रिड्यूस करेगी, हु शुड कट एमिशन एंड हु शुड पे फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। ये नेगोशिएशन मोस्टली होती हैं यूएनएफसीसी के अंदर और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, सीबीडीआर, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब डेवलप्ड कंट्री हिस्टोरिकली ज़्यादा एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन अब एक नया डायमेंशन सामने आ रहा है, क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिक इशू नहीं रहा है। अब ये इंटरनेशनल लॉ के कोर प्रिंसिपल को चैलेंजेस कर रहा है, सच एज परमानेंट सोवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, स्टेटहुड का कंसेप्ट आ रहा है, मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात हो रही है। ये सब इंटरनेशनल सिस्टम के फाउंडेशनल रूल्स हैं और क्लाइमेट चेंज इन्हें डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे पहला है परमानेंट सोवरेनिटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। इसका सिंपल मतलब है हर कंट्री को अपने टेरिटरी के अंदर के नेचुरल सोर्सेज पर पूरा कंट्रोल होता है। ये प्रिंसिपल स्पेशली 1960 के डीकोलोनाइजेशन एरा के बाद आया, जब एशिया और अफ्रीका जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने डिमांड किया कि अब उनके ऑयल्स, मिनरल और फॉरेस्ट पर कंट्रोल कलोनियल पावर्स का नहीं बल्कि उनका खुद का होना चाहिए। इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? अगर किसी कंट्री की टेरिटरी में ऑयल, कोल या गैस है तो वो कंट्री लीगली उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन क्लाइमेट साइंस कुछ और कह रहा है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है तो दुनिया के बहुत बड़े फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स को ग्राउंड के अंदर ही रखना होगा। ये एक मेजर कंट्राडिक्शन क्रिएट करता है। इंटरनेशनल लॉ कहता है कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का राइट है, और क्लाइमेट साइंस कहता है
कि fossil fuel must remain unexploited. Thus, climate change is forcing a rethink of sovereign resource right. इस कंट्राडिक्शन को एड्रेस करने के लिए एक्सपर्ट्स ने नया आइडिया प्रपोज किया है, दैट इज़ फॉसिल फ्यूल नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी इंस्पायर्ड है न्यूक्लियर नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी से। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को रेगुलेट किया गया था, वैसे ही फॉसिल फ्यूल्स को रेगुलेट करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। इस ट्रीटी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। न्यू फॉसिल फ्यूल एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप करना, एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल को ग्रेजुअली फेज आउट करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस और क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। कई पैसिफिक आइलैंड नेशन ने इसको सपोर्ट किया है। ये डिबेट प्रोमिनेंटली सामने आई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के टाइम पे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के फाइनल डिक्लेरेशन में पहली बार फ्रेज इंक्लूड किया गया, ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन एनर्जी सिस्टम। दिस वाज हिस्टोरिक क्योंकि पहले क्लाइमेट एग्रीमेंट्स में फॉसिल फ्यूल का डायरेक्ट मेंशन अवॉइड किया जाता था। ये डिबेट कंटिन्यूड रही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 तक, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया ने आर्ग्यू किया है कि डेवलप कंट्री ने हिस्टोरिकली ज़्यादा इमिशन की है, इसलिए अगर फॉसिल फ्यूल फेज आउट करने हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्लाइमेट फाइनेंस देना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना होगा और जस्ट ट्रांजिशन इंश्योर करना होगा बिफोर एक्सेप्टिंग स्ट्रिक्ट फॉसिल फ्यूल फेज आउट ऑब्लिगेशन। आगे आर्टिकल बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज और स्टेटहुड के बारे में। स्टेटहुड का क्राइसिस क्या कह रहा है? इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एंटिटी तभी स्टेट बन सकती है जब वो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करे। ये क्राइटेरिया डिफाइन हुए मॉन्टविडियो कन्वेंशन में। इसके अकॉर्डिंग स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज डिफाइंड टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड कैपेसिटी टू एंटर इंटरनेशनल रिलेशन। अगर एक स्टेट अपनी टेरिटरी कंप्लीटली लूज करती है तो उसके लीगल एग्जिस्टेंस को अनसर्टेन माना गया है, उस पर अभी कोई भी लॉ नहीं बना है। लेकिन क्लाइमेट चेंज यहाँ एक अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सी लेवल राइज की वजह से कुछ कंट्रीज कंप्लीटली डिसअपेयर होने के रिस्क में हैं, जैसे कि मालदीव्स। अगर फ्यूचर में इनकी टेरिटरी समुंदर में चली गई तो क्या ये कंट्री लीगली एग्जिस्ट करते रहेंगे? मेजर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स टू द सिटीजनशिप एंड व्हाट हैपन्स टू द टेरिटोरियल वाटर। इंटरनेशनल लॉ अभी तक इस पे क्लियर आंसर नहीं दे पाया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इस पे एक एडवाइजरी ओपिनियन है। उस ओपिनियन के अकॉर्डिंगली इस इशू को सिर्फ पार्शली ही एड्रेस किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ICJ, एक एलिमेंट लूज होने पर स्टेटहुड ऑटोमेटिकली लूज नहीं होता है एज पर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एडवाइजरी। जो हमने 4 एलिमेंट्स बताए स्टेटहुड के, दैट इज़ डिफाइंड टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट या इंटरनेशनल रिलेशन कंडक्ट करने की कैपेसिटी, उनमें से अगर कोई एक एलिमेंट भी कोई स्टेट लूज करती है, दैट डज नॉट automatically means loss of statehood. This statement is considered legally modest, but it's vague. There is no still binding global rule protecting submerged states. In 2023, Pacific Island Forum declared that climate change cannot legally extinguish the sovereignty of island states. उनकी पोजीशन रहेगी even if the territory becomes submerged,
statehood should continue. This idea is sometimes called deterritorialized statehood. आगे आर्टिकल बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे माइग्रेशन के बारे में। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहे हैं। बांग्लादेश के में फ्लडिंग के कारण, मोजाम्बिक आइलैंड में साइक्लोन एंड ड्रॉट इन अफ्रीका। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में क्लाइमेट रेफ्यूजी के लिए कोई भी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है। अंडर 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, रेफ्यूजी वो होता है जो परसिक्यूशन की वजह से अपना कंट्री छोड़ता है, जैसे कि रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन और सोशल ग्रुप। क्लाइमेट माइग्रेंट्स डू नॉट फॉल अंडर दिस डेफिनेशन। इसीलिए क्लाइमेट माइग्रेंट्स को लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इस प्रॉब्लम का सलूशन प्रपोज किया है स्कॉलर फ्रैंक बर्मन ने। उनका सजेशन है कि यूएन क्लाइमेट ट्रीटी के अंदर क्लाइमेट रेफ्यूजी प्रोटोकॉल बनाया जाए। इस प्रोटोकॉल के थ्रू क्लाइमेट रेफ्यूजी को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, उनके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे और इंटरनेशनल रीसेटलमेंट सिस्टम क्रिएट होगा। सच सिस्टम वुड बी सिमिलर टू ग्लोबल रेफ्यूजी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। आगे आर्टिकल में बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे मैरीटाइम जोन में चेंज के बारे में। सी लेवल राइज हो रहा है, उससे मैरीटाइम बाउंड्रीज जो हैं इफ़ेक्ट हो रही हैं। अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जिसे हम अनक्लॉस भी कहते हैं, मैरीटाइम जोन्स आर मेजर्ड फ्रॉम कोस्टल बेसलाइंस। की मैरीटाइम जोन्स जो बनाए जाते हैं बेसलाइन से, यानी मीन्स कोस्टल बाउंड्री से। पहला आता है टेरिटोरियल सी, जो कि कोस्टल बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स का होता है। उसके बाद आता है कंटीजियस जोन, दैट इज़ 24 नॉटिकल माइल्स। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे EEZ भी कहा जा रहा है, दैट इज़ अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब सी लेवल राइज की वजह से कोस्ट लाइन शिफ्ट होने लगती है। अगर कोस्ट लाइन शिफ्ट होती है तो मैरीटाइम बेस लाइन भी शिफ्ट हो जाती है और उसके साथ मैरीटाइम जोन भी चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है कंट्रीज ओशन रिसोर्सेज लूज़ कर सकती हैं। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया की बाउंड्री है और यहाँ से कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है। अगर सी लेवल राइज होता है और कोस्टल बाउंड्रीज कहीं यहाँ पीछे चली जाती है तो यहाँ से हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया भी कम हो जाएगा और हम ये एरिया लूज़ कर सकते हैं। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ ने इसका एक सल्यूशन प्रपोज किया है। उनका कहना है कि एग्जिस्टिंग मैरीटाइम बाउंड्री को परमानेंट बना दिया जाए ताकि सी लेवल राइज के बावजूद कंट्रीज अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन राइट्स को लूज़ ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के रूल्स के अकॉर्डिंग बेस लाइन को एम्बिग्यूटरी या मूविंग माना जाता है। इसीलिए इस इशू को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी। आर्टिकल यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे क्या करना चाहिए। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है अंडर UNFCCC शुड एड्रेस दीज लीगल गैप्स। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग्स आर ऑलरेडी ए प्राइमरी फोरम फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल, COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट हुआ। COP28 में एनर्जी ट्रांजिशन कमिटमेंट हुई। सिमिलरली, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी
could discuss legal reforms related to statehood and maritime rights. आर्टिकल का कंक्लूजन यही निकलता है कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ इन्वायरमेंटल का इशू नहीं रहा है, ये चैलेंज कर रहा है सॉवरेनिटी को, स्टेटहुड को, मैरीटाइम लॉज को। अगर टाइमली रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं ग्लोबल कम्युनिटी को क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल लॉ को दोबारा डिज़ाइन करना पड़ेगा। ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट रिफॉर्म इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्नाइज क्लाइमेट माइग्रेंट्स, प्रोटेक्ट आइलैंड स्टेट and ensure equitable climate governance. Without such reforms, climate change would destabilize the entire international legal order. इस डिस्कशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।